हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज का केस है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था। आपने देखा होगा, रुस्तम मूवी देखा होगा, 2016 में आया था एंड द वर्डिक्ट वेब सीरीज आया था 2019 में। ये दोनों इस केस पे ही बेस्ड हैं। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ के.एम. नानावती जो होते हैं वो एक नेवल ऑफिसर होते हैं और उनका नेवल कमांड होता है मैसूर। उनकी शादी एक सेल्विया नाम की लड़की से हुई होती है और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। इंडियन नेवी में काम करते हुए अपना ड्यूटी देते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम के.एम. नानावती का अपने कमांड में जाता था। इस बीच में इनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है एक इंसान प्रेम आहूजा के साथ, जो कि के.एम. नानावती के फ्रेंड ही थे। जब के.एम. नानावती को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और उनके और प्रेम आहूजा के बीच में डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बीच में कुछ हीटेड मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिस कारण से के.एम. नानावती प्रेम आहूजा को गोली मार देते हैं। अब गोली मार देते हैं तो ये केस तो आ गया मर्डर का, या ये केस आ गया कल्पेबल होमिसाइड का। तो केस आ गई कोर्ट में। कहाँ पे आ गई? बॉम्बे सेशन कोर्ट में सबसे पहले केस आई। इससे पहले कि बॉम्बे सेशन कोर्ट में क्या हुआ वो हम लोग जानते हैं कि ज्यूरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ज्यूरी सिस्टम से ही सबसे पहले बॉम्बे सेशन कोर्ट में ये केस ट्रायल में गया था। ज्यूरी सिस्टम में 10-12 लोगों का एक ज्यूरी बनता है जो कि कोर्ट में ही बैठे रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं विद ऑन द गिवन सिचुएशन कि क्या होना चाहिए, डिसीजन किसकी गलती है एंड किसकी गलती नहीं है। तो ज्यूरी ट्रायल और बेंच ट्रायल में क्या डिफरेंस हो गया? ज्यूरी ट्रायल यहाँ पे कॉमन पब्लिक कुछ होते हैं 10 से 12, जैसे कि के.एम. नानावती के केस में 9 लोग थे। तो ये कॉमन पब्लिक एक ट्रायल का वर्डिक्ट देते हैं कि इंसान गलत है या नहीं जिसके ऊपर केस हुआ है। बेंच ट्रायल में क्या होता है? वहां पे जजेस बैठते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ज्यूरी ट्रायल एंड बेंच ट्रायल पे। देन सबसे पहले ज्यूरी ट्रायल इंडिया में स्टार्ट हुआ था मद्रास में 1665 में एंड इन्हें लीगलाइज कर दिया गया था थ्रू द आईपीसी 1860 एंड द सीआरपीसी 1882। बट ये ज्यूरी ट्रायल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता था एंड बहुत ज़्यादा इनके डिसीजन जो हैं वो सेशन जज या और भी जजेस जो है उसको कंट्राडिक्ट करती थी बहुत बार, क्योंकि ज्यूरी ट्रायल जो है मीडिया कवरेज को देख के वो डिसीजन ले लेती थी। इसीलिए सबसे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 14th रिपोर्ट 1958 में बोला कि ज्यूरी ट्रायल को एबोलिश करना चाहिए। धीरे धीरे और ज़्यादा बात बढ़ी एंड फाइनली जो है 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर आया और वहाँ पे ज्यूरी ट्रायल को एबोलिश कर दिया गया। देन बात ये होता है कि क्या अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में ज्यूरी ट्रायल कहीं भी है ही नहीं, इंडिया के अंदर बिल एबोलिश ही हो गया? ऐसा नहीं है। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के अंदर कुछ डाइवोर्स केसेस को देखने के लिए ज्यूरी ट्रायल का अभी भी यूज किया जाता है। सेशन जज में जहां पे ज्यूरी बैठी थी 9 ज्यूरी थी और उन्होंने सारा बात सुना, के.एम. नानावती का साइड सुना, तो वो 8:1 मेजोरिटी से बोल देती है कि के.एम. नानावती इज नॉट गिल्टी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ज्यूरी का जो भी वर्डिक्ट आया है वो सेशन जज मान ही ले। देन सेशन जज ने बोला कि मैं इस डिसएग्री करता हूं और उसने मैटर को रेफर कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट पे। बॉम्बे हाई कोर्ट में आ गई केस। अब देखिए, अब जो मूवी देखा होगा ना वो यहीं तक का दिखाते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे उन्हें माल मसाला चाहिए, वो दिखाएंगे। अगर इसके आगे का तो फिर लोग देखेंगे ही नहीं, है ना। इसलिए अब आ गई डिवीजन बेंच हाई कोर्ट। डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने जो ज्यूरी जो वर्डिक्ट दी थी 8:1 से उसको डिसमिस कर देती है और के.एम. नानावती को रिगरस इम्प्रिजनमेंट का सजा दे देती है। के.एम. नानावती फंस गए। अब के.एम. नानावती ने क्या किया? आर्टिकल 136 का यूज करके, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और साथ ही साथ आर्टिकल 161 का यूज करके कि जिसके अंदर गवर्नर पार्डनिंग पावर होता है, वहां गवर्नर के पास पहुंच गए। तो आर्टिकल 161
यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नर होता है टू ग्रांट पार्डन, और आर्टिकल 136 होता है स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे किसी भी लोअर कोर्ट से कोई भी जो जजमेंट आया हुआ होता है उसके खिलाफ यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकता है पिटिशनर फॉर द कोर्स करेक्शन। अब जो इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया के.एम. नानावती ने, उसमें इनका आर्गुमेंट क्या? उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 307 ऑफ द इंडियन पेनल कोड को सेट असाइड करके जूरी का वर्डिक्ट को माना नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला मेरे ऊपर चार्जेस जो लगना चाहिए वो 304 के अंदर लगना चाहिए, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, देन की जो मुझ पर लगाया गया है सेक्शन 302 मर्डर का केस, जिसके कारण मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। सबसे बड़ा जो लीगल इशू ये फंसता है, क्या ये प्री मेडिटेड मर्डर था, जानबूझ के किया गया मर्डर, प्लान मर्डर था, या एक हीट ऑफ द मोमेंट था? जो बातचीत में डिस्कशन होते हुए एक सडन कोई एक्ट हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, वो था। तो दोनों चीज में डिफरेंट लगेगा, एक में सेक्शन 302 लगेगा, एक में सेक्शन 304 लगेगा। तो ये चीज डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा कि क्या के.एम. नानावती ने गवर्नर के पास पार्डनिंग के लिए भी भेज दिया था और स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी भेज दिया था। तो सबसे बड़ी बात ये उठी, क्या ये दोनों चीज एक साथ काम कर सकती है? आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 161। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 302 जो के.एम. नानावती पे लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, और इस कारण से के.एम. नानावती को रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ दिया जाता है। मतलब यहाँ पे के.एम. नानावती सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार जाते हैं। देन ये बात आती है, क्या एसएलपी और पार्डनिंग पावर एक साथ चल सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बोल दिया, एसएलपी और पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एक साथ नहीं चल सकता है। अगर कोई एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है तो उस टाइम पे पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप सोचिए अगर मूवी में ये दिखाएं कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है के.एम. नानावती को, हैप्पी एंडिंग होगा ही नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं, मूवी चलेगा ही नहीं, तो वो दिखाएंगे ही नहीं। तो ये ज्यूरी ट्रायल का सबसे बड़ा केस जो के.एम. नानावती से निकल के आया, और ये इतना ज्यादा हाईलाइटेड हुआ, इतना ज्यादा प्रेस और मीडिया में आया, लोग सड़कों पे उतर गए थे। फिर गवर्नमेंट को सोचनी पड़ी कि ज्यूरी ट्रायल की जरूरत है कि नहीं है, एंड फाइनली इन 1973 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर आया और वहां पे ज्यूरी ट्रायल को एबोलिश कर दिया गया। देन अब नानावती का क्या हुआ? नानावती को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया था। नानावती 3 साल जेल में रहे, फिर उनको पार्डन मिल गया था और वो जेल से बरी हो गए। कहा यह जाता है कि के.एम. नानावती का नेहरू परिवार से बहुत ज्यादा साठगांठ था, और उस टाइम की जो गवर्नर थी विजयालक्ष्मी पंडित, वो पंडित नेहरू की बहन ही थी। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस लगा के नानावती ने पार्डनिंग करवा लिया। बट ऑब्वियसली विजयालक्ष्मी पंडित एक गवर्नर है, तो गवर्नर के पोस्ट पे उन्होंने सारे बातों को ढंग से देखा होगा, तभी कुछ डिसीजन लिया होगा। उनके डिसीजन का ऑब्वियस रेस्पेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।